चालू किए उसको बंद नहीं कर रहे हैं, ये अभी चालू है और इसको निरंतर चालू रखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही जवाब जब आया तो मेरे को लगा ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सबको देना चाह रहे थे। 8 महीने से आप आ गए, अब उसको कंटिन्यू कर दो। हम तो इतना कह रहा, पहला नंबर मेरा ही हो, आप कंटिन्यू करके इन उपभोक्ताओं का ये गलत सब्जेक्ट है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनका आधार कार्ड कहां से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप चालू करो, 8 महीने हो गए आपको। सुझाव नहीं, ये सुझाव नहीं, मैं चालू कराने की बात कर रहा हूं। जो मेरी मांग क्या करेंगे उन्होंने कहा, एक जवाब दे दिया। दूसरा मैं कह रहा था, भाषण नहीं, फ्यूल सरचार्ज मैंने इसमें पूछा कि आप कम करने की मंशा रखते होगे, लेकिन कम करने की बजाय सरकार की मुझे ऐसी मंशा लग रही है कि वो बढ़ाना चाह रही है। इसलिए मैं फ्यूल सरचार्ज के बारे में भी, उपभोक्ता पर भारी भार है। 1 महीने के बिल में 1000, भाषण नहीं है, भाषण नहीं तो वही पूछ रहा हूं सर, तो क्या 1000 रुपए से अधिक फ्यूल सरचार्ज लग रहा है। इसलिए सरकार उनको कम करे, कम करने की मंशा रखती है। हाँ तो जवाब दे, रजिस्ट्रेशन हो गया। 35 लाख उपभोक्ता हैं, उनको आप क्या लाभ देना चाहते हैं या इस योजना को बंद करना चाहते हैं? माननीय सदस्य, प्रश्न 1-2 लाइन में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो फ्यूल सरचार्ज के बारे में पूछा है, ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत उपभोग प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक है और 200 यूनिट तक है, उन उपभोक्ताओं को पहले से ही 100 यूनिट संबंधित विद्युत चार्ज टैरिफ और निःशुल्क दिया जा रहा है। अगले 100 यूनिट तक विद्युत खर्च टैरिफ की राशि भुगतान करनी होगी। इसके अतिरिक्त समस्त अन्य शुल्क, स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्जेज, सरचार्जेज, विद्युत कर एवं नगरीय कर का वे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो 200 तक के उपभोक्ता हैं, इन पर भी फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 200 यूनिट से ज़्यादा के जो उपभोक्ता हैं, उन पर फ्यूल सरचार्ज नियमानुसार जो भी हमें उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है, संयंत्रों का कोई फ्यूल का जो चार्ज बढ़ता है, वेरिएबल चार्ज बढ़ता है, वो जो आता है उसको नियमानुसार वसूल करने का जो नियामक आयोग का आदेश है, उसके अनुसार वसूल किया जा रहा है। हो गया, दो हो गए। एक छोटा सा ये पूछेंगे, 2 हो गए, बैठिए। 2 हो गए। अब विपक्ष नेता को पूछना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, आपके कहे अनुसार नहीं होगा। अरे बैठिए अध्यक्ष जी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक प्रदेश में 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। एक कैटेगरी के उपभोक्ताओं को जो छूट मिल रही है, उसी कैटेगरी के कुछ उपभोक्ता जो जिनके आधार में या पुराने समय में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, 30 लाख आप बता रहे हैं, उनको लाभ नहीं दे रहे, और अभी जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको लाभ नहीं दे रहे। सेम कैटेगरी है, तो इनको लाभ देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, बस इतनी सी बात पूछनी। माननीय मंत्री जी, देखिए, आपने जो स्कीम चालू करी, जो रजिस्ट्रेशन किया और जो आपने भार डाला, उसको हम वहन करके चालू कर रहे हैं। अभी फिलहाल आगे कोई इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा। हो गया ना, जवाब दे दिया, नहीं करेंगे मंत्री जी ने। पर उन उपभोक्ताओं का क्या दोष है जो सेम कैटेगरी वो हैं, और उनको आप कह रहे हो कि आधों को लाभ देंगे, आधों को नहीं देंगे? ये तो गलत बात है ना अध्यक्ष जी। आप डायरेक्शन दो सरकार को कि सेम कैटेगरी के सभी उपभोक्ताओं को बराबर लाभ दें। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, जब आपकी अगर सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की मंशा थी तो आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों चालू करी? आप बिना किसी ऑर्डर के बैठिए। आप सुनिए, आपने ये खामी अपने स्तर पर रखी है। आपने चुनाव नजदीक देख करके कैंप लगाए रजिस्ट्रेशन में, उन वृद्धाओं को, उन गरीबों को वहां बुलाया, गर्मी में वो परेशान हुए, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपने वहां पर लाइनों में लगवाया। बैठिए। तो लाइन में लगे साहब। गोपाल शर्मा, माननीय प्रश्न संख्या, माननीय मंत्री जी सावधान जी, सावधान मंत्री जी। हो गया अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2429। हो गया, अब हो गया, इस पे हो गया। नो, कोई अंकित नहीं। नो, जो आपने किया वो ये भी कर रहे हैं। बैठो। आना होगा तो आ जाएंगे, जब आना होगा तो आ जाएंगे।
कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? ये क्वेश्चन आंसर में जो आंसर है, जो कहना था कह दिया। आप रजो, माननीय सदस्य ने पूछा, आ गया। आपको अनुमति नहीं दी है, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिविल लाइन से आने वाले माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहता हूं। खंड 1 सिविल लाइंस जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य दिनांक 10/4/2021 से प्रारंभ किया गया है। तत्समय उसके प्रोजेक्ट लागत राशि रुपये 75.5 करोड़ थी। संपूर्ण प्रोजेक्ट पर वर्तमान तक राशि रुपये 24.70 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में प्रोजेक्ट पूर्ण होने की अवधि 15 माह रखी गई है, जिसकी गणना द्वितीय संवेदक को जारी किए गए कार्यदेशानुसार दिनांक 12 मई 2023 से 11 अगस्त 2024 तक की जाएगी। खंड 2, जी हां, निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने पर संवेदक पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। निर्माण कार्य में विलंबता के लिए प्रथम संवेदक पर नियमानुसार शास्ति राशि रुपये 3,32,00,000 आरोपित कर कार्य विड्रॉ किया गया एवं संवेदक को डिबार किया गया। निर्माण कार्य में विलंबता के लिए द्वितीय संवेदक पर भी नियमानुसार शास्ति राशि रुपये 32,91,000 रुपये लगाई गई है। क्या मंत्री महोदय इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि यह जो विलंब हुआ है, यह कोटा और जोधपुर के ऊपर ज्यादा कृपा करने के कारण तो नहीं हुआ और या कोई लेन देन का मामला था? दूसरा मेरा जुड़ा हुआ पूरक प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि कब तक यह पूरा हो जाएगा और इसमें अब कोई बाधा नहीं बनेगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सिविल लाइंस जयपुर में जो निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज बनना था, उसमें शुरुआती दौर में बीसलपुर की पाइपलाइन और रेलवे द्वारा समय पर कुछ स्वीकृतियां जारी नहीं होने के कारण विलंब हुआ। उसके बाद काम शुरू हुआ और प्रथम संवेदक ने जो ढिलाई उसमें बरती, इसीलिए उस पे जुर्माना भी लगाया गया और उसका ठेका भी निरस्त कर दिया गया, डीवार भी कर दिया गया। अब चूंकि दूसरे संवेदक को काम दिया गया, उसने शुरुआत में कुछ ढिलाई बरती, उस ढिलाई के पेटे भी उस पर जुर्माना लगाया गया और अब उसे पाबंद कर दिया गया है कि वो तेजी से काम शुरू करे। वैसे अगस्त उसकी आखिरी डेडलाइन है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, दिसंबर 2024 से पहले इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए कल ही जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित कर दिया गया है कि वो निरंतर इस पर निगरानी रखेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर तुरंत उसका निराकरण कर दिसंबर 2024 से पहले इसका निर्माण पूर्ण हो, इसकी सुनिश्चितता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न महेंद्र पाल मीणा। धन्यवाद सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 198। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को सदन को अवगत कराना चाहूंगा। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ इकोलॉजिकल जोन में आने वाले उपखंड जमवारामगढ़ में सरकारी कार्यालयों को भूमि आवंटन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त 11 आवेदनों में से
7 आवेदनों में भूमि आवंटित की जा चुकी है। सूची प्रशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 4 आवेदनों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने, वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को सूचित किया गया है। सूची प्रशिष्ट ब खंड 2। जी हां, बिंदु संख्या 1 के अनुसार शेष 4 आवेदनों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने, वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को सूचित किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधान के अनुसार मास्टर प्लान में अनुगेय गतिविधि अनुरूप भूमि आवंटन की कार्रवाई कर दी जाएगी। माननीय सदस्य जी मैं इनके प्रश्न से संतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य हो गया। आप पूरा प्रश्न माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। अरे आप हो गया कुल सिंह मीणा, मैं तो बुला रहा हूँ। 199 प्रश्न संख्या 199। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर जिले में 4 जनजातीय खेल छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2, उदयपुर जिले में संचालित खेल छात्रावास में अध्ययनरत छात्र जिस जिले के हैं उनका विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 3, उदयपुर जिले में संचालित खेल छात्रावासों में वर्तमान में अधिकांश छात्र उदयपुर जिले के ही हैं। छात्रों को खेल छात्रावासों में प्रवेश लेने में जिले की कोई बाध्यता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि वनवासी आदिवासी खेल छात्रावास में जो वास्तव में अपना प्रदर्शन बताते हैं और पंचायत लेवल से स्टेट, जिला और स्टेट तक तो वो खेल लेते हैं, वहां तक तो अपना खर्चा वो वहन कर लेते हैं, मगर जब स्टेट से जब बाहर जाते हैं तो ये हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं को कोई सुविधा नहीं है। क्या मंत्री महोदय ऐसे खेलने वाले स्टेट और स्टेट से बाहर भी विदेश में भी जाते हैं, उसके लिए क्या आप इनको सुविधा देने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मान्य सदस्य का ये सवाल तो नहीं था, लेकिन आपने ये कहा कि जो जिले से बाहर जाते हैं, अगर जो खेल सरकार की सूची में खेलों में शामिल हैं, उनको सरकार बाहर जाने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराता है। वैसे सुविधा हो नहीं रही है, इसलिए मैंने पूछा था। पहला प्रश्न तो मेरा आपने किया, मगर करना मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने आग्रह किया है। एक अभी जो विदेश में जा रही थी एक छात्रा को मैंने आपके पास भी भेजा था, आपने भी कहा था, कलेक्टर साहब को अध्यक्ष महोदय मैंने इतना कहा था, मैंने कहा हमारी बालिकाएं बाहर जा नहीं सकती है, 1-1 लाख रुपए का खर्चा 2-2 का वो वहन नहीं कर सकती है। अगर मेरे कोटे से भी होता हो तो आप इनको परमिशन दो, मगर विधायक फंड का पैसा इसमें हो नहीं रहा था, इसलिए आप इसको दिखवाना और इनको करवाना। दूसरा प्रश्न मेरा ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जो वास्तव में पहले भी मेरे भाषण में भी कहा था कि मेरे 4 करोड़ से ऊपर 2021 के अंदर जो छात्रावास सैंक्शन हो गई थी, वो भूमि के अभाव में अभी भी वो पेंडिंग है। क्या मंत्री महोदय उसको आप चालू करवा के और बच्चों को सुविधा देने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय जी, मान्य सदस्य ने जो सवाल किया है, 7 बालिकाएं थी, उसमें जनजाति की भी थी, अनुसूचित जाति की भी थी और जनरल की भी थी, तो जनजाति विभाग से पैसा देना संभव नहीं था। आपकी पीड़ा सही है, और वो जो खेल है लेक्रोस, जो केंद्रीय जो खेलों की सूची है उसमें सम्मिलित नहीं था, जो केंद्रीय मदद नहीं कर पा रहा था। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी ने अच्छी पहल की कि मैं एमएलए कोटों का पैसा दूंगा। मेरे से वो बालिका मिली थी और मैंने कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब अगर ये इसमें नहीं अगर मदद कर पाते हैं, बच्चियाँ क्योंकि विदेश में खेलने के लिए जाएगी और हमारा भारत का गौरव बढ़ाएगी, इसलिए मैंने कहा CSR का पैसा आप इसको देकर के इनको मदद करिए।
फिर बाद में मेरे कमिश्नर को मैंने कह करके और 10 लाख रुपए हमने CSR से उनको दे करके विदेश भेजा, और विदेश जा करके एशियाड खेल में वो रजत पदक लेके आई। ये काम हमने किया। दूसरा, एक आपने कहा जो खेल छात्रावास जिसका काम पूरा नहीं, अध्यक्ष महोदय जी, ये खेल छात्रावास की स्वीकृति 275 में केंद्रीय सहायता से हमको मिला था। 2022 में ये लोग काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ी वहां पर जाकर के रह करके अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके, ये करना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस काम को शुरू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय जी, उस समय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर क्रीड़ा परिषद को आवंटित खेल गांव परिसर की भूमि उक्त छात्रावास के निर्माण के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि अनुमति प्रदान की गई, लेकिन सचिव राजस्थान क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा महाराणा प्रताप खेल गांव में प्रस्तावित जनजाति बालिका खेल छात्रावास के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त छात्रावास का निर्माण का कार्य अन्य स्थान किया जाने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय जी, इससे ही मामला रुक गया। दूसरा, अभी हमने इस भूमि को आवंटन के लिए कलेक्टर को कहकर के भूमि का आवंटन जल्दी करके और इस कार्य को जल्दी से शुरू किया जाएगा। धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डूंगरराम। प्रश्न संख्या 200। जवाब आ गया मेरे पास। जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एटा सिंगरासर के लिए आपने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और उसके बाद 12 जून 2016 को एटा सिंगरासर किसान संघर्ष समिति की वार्ता सूरतगढ़ थर्मल में शिखर अग्रवाल जी, उस टाइम के शासन सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर के साथ किसानों की वार्ता हुई और उस वार्ता में ये कहा गया कि आज के बाद पानी की उपलब्धता होगी, उससे प्रथम यदि अधिकार होगा तो एटा सिंगरासर माइनर के क्षेत्र के लोगों का होगा। उस वार्ता का क्या हुआ और उसके बाद क्या इसके बाद IGNP का पानी आपने अब तक किसी भी जगह किसी को दिया है या नहीं दिया है? दिया है तो कहां दिया है और फिर एटा सिंगरासर माइनर को क्यों नहीं दिया है? उत्तर माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ क्षेत्र के काश्तकारों की मांग के मद्देनजर राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में लगभग 1966 हेक्टेयर हेतु राशि 22 करोड़ रुपए की लागत से एटा सिंगरासर नहर निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत DPR का कार्य मेसर्स वेबकोस लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम में को आवंटित किया गया था। वेबकोस द्वारा एटा सिंगरासर माइनर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके अनुसार कुल क्षेत्र 40,000 हेक्टेयर था, जिसमें से लगभग 13,000 हेक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र आंकलित किया गया था, परंतु कंपनी के द्वारा पानी की उपलब्धता का कोई आकलन नहीं किया गया था। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25/4/2016 द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की उपलब्धता तकनीकी आंकड़ों का परीक्षण कर अध्ययन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री S.K. गुप्ता विशेषज्ञ राजस्थान रिवर बेसिन एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग अथॉरिटी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति, जिसमें 2 कर्षक 2 प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इंदिरा गांधी नहीं उत्तर दो, वो तो अरे मेरा काम है ये उत्तर तो दे रहा है। तीसरी ये बार तो उत्तर आपने दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहला अभी 12 जून 2016 को जो वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद आपने ये कहा कि पानी की उपलब्धता के बाद सबसे पहला अधिकार एटा सिंगरासर माइनर का होगा, तो क्या आपने उसके बाद IGNP का पानी किसी को भी दिया है? यदि दिया है तो कहां दिया है और यदि और जगह दिया है तो फिर एटा सिंगरासर माइनर को क्यों नहीं दिया? बात तो ये है। इसी का उत्तर माननीय सदस्य, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध जल द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समिति में किए गए 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचित। ये जवाब तो सर है मेरे पास। इसके अलावा किसी नए क्षेत्र, ये जवाब तो मेरे पास है, ये लिखा हुआ। इसके अलावा किसी भी नए क्षेत्र में पानी दिया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई कि पंजाब राज्य से 0.60 mm पानी
माननीय मंत्री वापस जी, प्राप्त। ये तो पढ़ चुके जो पूरे उसी ये का तो उत्तर- जवाब है मेरे पास। ये तो पढ़ा उन्होंने पूरे। लेकिन 2016 के बाद आपने किसी को पानी दिया या नहीं दिया? 2016 के बाद आपने किसी को पानी दिया या नहीं दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि इसके अलावा किसी नए क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है, यही तो कह रहा हूं मैं आपको। 2016 के बाद नहीं दिया गया। अगला प्रश्न 2000 सर श्री अर्जुन लाल मेरा- सिंगर। प्रश्न संख्या स्पेसिफिक 1443 उत्तर तो जो आया कि आपने प्रश्न पानी संख्या- दिया या नहीं दिया? 1443 दिया तो हाँ दिया या प्रश्न संख्या 1443 बता दिया नहीं दिया, बता दिया ना उन्होंने क्या नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रश्न मंत्री जी, संख्या 1443 आ गया जवाब। नहीं दिया, कह दिया नहीं दिया। आप यही पूछो दिया कि नहीं दिया, तो कह नहीं दिया, विषय खत्म, नहीं बताया और किसी को देना संभव नहीं है। कहा है ये, कहा है आपने 5 साल क्या किया था? आप 5 साल क्या कर रहे थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 5 साल गलत था यार, लिख के दे दो उत्तर, गलत है, लिख के दे, कार्रवाई करेंगे, मैं दिखाऊंगा। यही हो रहा है जो प्रश्न जो होता रहा है। बैठो, एक बैठिए। माननीय सदस्य, आप कुछ देख के बताने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं साधारण हेतु आवश्यकता अनुसार विभागीय सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने का निर्णय किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र खंड 2 विधानसभा क्षेत्र कपासन के अंतर्गत पंचायत समिति भोपाल सागर, कपासन व रासमी के समस्त 278 ग्राम एवं भदेसर पंचायत समिति के 71 गांवों सहित कुल 349 ग्राम सम्मिलित है। उक्त कार्य के क्षेत्र विभाग के 3 सहायक अभियंता कार्यालयों कपासन, भोपाल सागर एवं भदेसर के अंतर्गत विभाजित है। सहायक अभियंता कपासन कार्यालय के अंतर्गत कपासन व रासमी के 195 ग्राम, जिसके लिए 2 कनिष्ठ अभियंता कार्यरत है, जिनका मुख्यालय कपासन व रासमी है, जिनके अंतर्गत 108 एवं 87 ग्राम क्रमशः सम्मिलित है। वर्तमान व्यवस्था के तहत रासमी उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों की पेयजल व्यवस्था विभाग के वर्तमान में कार्यरत उपखंडों द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में रासमी मुख्यालय पर नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोलना विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैंने मानदंड पूछा था सहायक कार्यालय खोलने के, मानदंड क्या है आपने कुछ भी नहीं बताया, आवश्यकता बता दी, आवश्यकता अनुसार। मैं एक निवेदन था क्या सरकार, अरे आपको भी मैंने कई बार कहा, आपके भी पीएचडी मंत्री थे, आप पूछिए, मैंने खूब कहा, आप प्रश्न पूछो। क्या सरकार ऐसे मानदंड के अनुसार 195 गांव में एक सहायक अभियंता, 71 गांव में एक सहायक अभियंता, 87 गांव में एक अभियंता और 295 गांव में भी एक अभियंता, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। उपखंड मुख्यालय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 उपखंड मुख्यालय हैं, उनमें से बदेसर, कपासन और भोपाल सागर में सब जगह आईएन ऑफिस है और राशमी के अंदर लगभग 87 गांव और 20 डाणियां हैं, वहां पर सहायक अभियंता कार्यालय नहीं है। मेरा आग्रह है कि आज आप ही घोषणा करें कि पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय राशमी के अंदर खोला जाए। माननीय मंत्री, मैं ये आग्रह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि कोई भी विधानसभा में लगभग 3 लाख के आसपास पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे एवरेज लगभग 2 सहायक अभियंता कार्यालय है। इनकी विधानसभा में ऑलरेडी 3 सहायक अभियंता कार्यालय है, फिर भी माननीय सदस्य सहायक अभियंता कार्यालय चाहते हैं, तो इसके लिए मैं दोबारा सर्वे कराऊंगा। अगर गाँव में किसी गाँव के कार्यालय में गाँव ज़्यादा है, किसी में कम है, तो इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं दोबारा सर्वे करा के 100% इनकी जो भी होगी सर्वे के बाद में मैं अगला धन्यवाद। दो हो गए। श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप प्रश्न संख्या 202/3909। माननीय मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में रिको द्वारा ग्राम झाक, मुरकासनी व रणसी की कुल 64 हेक्टेयर राजकीय भूमि का संयुक्त आवंटन किया गया था।
उक्त ग्रामों की संयुक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण की स्थापना हेतु 29 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न आकार के कुल 163 भूखंडों का नियोजन दिनांक 5/3/2024 में स्वीकृत है। औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण में नियोजित भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित भूखंडों विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हां, औद्योगिक क्षेत्र झाक में कुल नियोजित 163 भूखंडों में से नियमानुसार 10 भूखंड SC/ST श्रेणी के उद्यमों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षित भूखंडों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र को भूखंड आवंटन हेतु खोले जाने बाबत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा की तहसील बिलाड़ा के ग्राम कापड़ा में 137 बीघा तकरीबन 22 हेक्टेयर राजकीय भूमि चिन्हित की गई है, जो कि परीक्षणाधीन है एवं जिसके उपयुक्त होने की स्थिति में राजकीय भूमि का आवंटन करवाया जाकर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से ये चाहूँगा कि आपने जो प्लॉट में रिजर्वेशन जो दिया है भूखंडों में 163 थे, उसमें 10 प्लॉट रिजर्व किए हैं। इसका क्या कोई नीति नियम में या क्या आधार रखा गया है? माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहूँगा कि बिल्कुल नीति के अनुसार 10%, माफ़ कीजिए 6% आरक्षित क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित हैं। ये जो झाक और मुरकासनी व रणसी का जो एरिया है, जिसके अंदर 29 हेक्टेयर है, जहाँ 163 भूखंड है, उसमें 6% के हिसाब से 10 भूखंड आरक्षित हो गया। मेरा दूसरा सवाल है कि आपने बताया था कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में कापेड़ा सहज क्षेत्र है। ये 2009 में इसको सहज घोषित किया गया था और उसमें खूब सारी भूमि और पट्टे वहाँ बिल्कुल रियायती दर पर दे दिए गए थे, लेकिन 15 साल के बाद भी आज तक उन प्लॉट्स में केवल मात्र एक दीवार भी नहीं बनाई गई है अध्यक्ष महोदय, और वो प्लॉट वैसे के वैसे पड़े हैं। वो आगे पता नहीं नेशनल हाईवे गुजरने के बाद उसके दोनों तरफ उनकी रेट इतनी बढ़ गई है कि वो आज जो 1 रुपये स्क्वायर फुट में जो पट्टा लिया गया था वो 1 करोड़ रुपए फीट पे आ रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उसके लिए जो इकाइयाँ या औद्योगिक क्षेत्र उस सहज के लिए आरक्षित भूमि थी, क्या उसको निरस्त करना चाह रहे हैं या उसके क्या कोई ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अर्जुन जी को मैं बतलाना चाहूँगा आपके माध्यम से। अर्जुन जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछा उसी को जी, उसी पे हाँ। दोनों पास बैठे जी जी। आबादी जो जिस ग्राम कापड़ा की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो आबादी क्षेत्र है वो तकरीबन 500 मीटर है, आपको ज्ञात होगा। और 500 मीटर के अंदर आबादी इतनी है कि सड़क की चौड़ाई बहुत कम है। आज ही मैंने निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि अगर इस पे एक बार फिर विचार करा जाए, अगर ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उद्योग लगने चाहिए, तो हमें एक इंडिपेंडेंट सड़क यहाँ पे लानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट सड़क लाने के लिए हमारे को ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। हम दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। प्रश्न संख्या 203। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जवाब आ गया। 2 पूरक प्रश्न है मेरे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय कर्णपुर और गुरु गोविंद सिंह खालसा शिक्षण संस्था B.Ed कॉलेज कर्णपुर, मंत्री जी ने आपने अपनी जांच में ये माना है कि गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय और B.Ed कॉलेज ने फर्जी कागज लगा के, फर्जी दान पत्र जमाबंदी लगा के मान्यता प्राप्त की है। आपने महाविद्यालय की तो मान्यता रद्द कर दी है, B.Ed कॉलेज की मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई? और दूसरा प्रश्न पूछ लूँ एक साथ? आप पूछ लो। और अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ,
मंत्री जी भी मानते हैं भी फर्जी कागज लगा के मान्यता प्राप्त की है। सन 2022 में तहसीलदार कर्णपुर ने पुलिस थाना कर्णपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे का नंबर 159/22। पुलिस ने मिली भगत से उस पर FIR लगा दी। जब विभाग मान रहा है अभी फर्जी कागज है तो पुलिस ने FIR कैसे लगा दी? क्या सरकार दोबारा जांच करवा के उस दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, ये इसकी जांच जब कांग्रेस सरकार थी, जब 2 बार कार्रवाई की लेकिन ये डिसीजन नहीं कर पाए थे। जब हमारे पास जांच आई तो इस कॉलेज की मान्यता रद्द करके और जो बीएड कॉलेज थी उस बीएड कॉलेज के हमने उसको नोटिस देके, आपने तो पहले नोटिस दिया था लेकिन हमने उसको नोटिस दे दिया, और जो तहसीलदार के द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराए थे उस पर FIR लगा दी। और FIR के बाद में मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में हमने कमेटी बनाई और कमेटी में फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं जिसके आधार पे ये मान्यता रद्द की गई है। लेकिन आप कह रहे हो उन अधिकारियों पे कार्रवाई निश्चित रूप से जो मिलीभगत करके जिन्होंने ये FIR लगाए, निश्चित रूप से दोबारा उस पर जांच करवा के कार्रवाई की जाएगी। हो गया? अगला प्रश्न है श्री ताराचंद जैन। प्रश्न संख्या हो गया? 3733। माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा से एक पूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 400 KVA GSS का काम कब चालू होगा? क्योंकि कार्य प्रारंभ होने से 3 वर्ष में GSS का संचालन हो पाएगा, अतः समय सीमा बताई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि जिस 400 KV के GSS का उदयपुर में निर्माण होना था, उसकी निर्माण के लिए 27/5/2022 में जो स्वीकृति जारी हुई थी, वित्तीय स्वीकृति, और उसकी प्रक्रियाधीन है, उसमें रेगुलेटर टैरिफ मैकेनिज्म RTM के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 250 करोड़ रुपए की सीमा से ज़्यादा का अगर कोई GSS है तो उसको नियामक आयोग की प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में मंजूरी नहीं दी गई थी। वर्तमान में उस GSS की क्रियान्विति हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि ये जब तक निर्माण होगा, लगभग इसमें 2.5 से 3 वर्ष का निर्माण कार्य में समय लगता है। इसका निर्माण जब तक होगा उसके पहले भी हम इसके उदयपुर को लाभ मिले, इसके लिए उदयपुर में 220 का जो GSS है देवारी, वहाँ पर जिन लाइनों की ओवरलोडिंग की समस्या रहती है उसके लिए भी निदान के लिए 132 GSS नाथद्वारा को 220 KV GSS नाथद्वारा को क्रमबद्ध कर 2025 तक स्थापित किया जाना लक्षित है, जिससे 220 KV देवारी ओवरलोडिंग वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी और उदयपुर की समस्या का भी समाधान अल्पावधि में निदान हो जाएगा। और ये 250-3 वर्ष के अंदर अंदर 400 KV का GSS जो उदयपुर का, उसको हम पूरा करके चालू करने की प्रक्रिया करेंगे। अगला प्रश्न है श्री केसाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 845। माननीय मंत्री जी। मैं जवाब आ गया मंत्री महोदय। मैं तो एक यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। वैसे अच्छा, कई सदस्यों से मेरा आग्रह है कि उत्तर आ जाता है, यदि पहले से वो कह दें कि उत्तर आ गया है तो पूरक प्रश्नों से अपने अधिक प्रश्न नगर पालिका मंडल में बिना प्रस्ताव लिए कोई भी कार्य किया जा सकता है क्या? मैं निवेदन करता हूं कि 8,88,33,000 रुपए नगर पालिका को कुल भेजे, उनमें से कोई भी कार्य बिना प्रस्ताव लिए किए गए हैं तो ऐसे कार्य किए जा सकते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिना अनुमति के काम नहीं होने चाहिए। इस प्रकरण में इनकी शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई और जांच में
मारवाड़ जंक्शन में जांच दोषी लोक सेवक अध्यक्ष नगरपालिका को जारी स्पष्टीकरण नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 10/961/2024 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों पर रोक है, जिसमें माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई की तिथि 25 जुलाई 2024 नियत है। हमने विभागीय अधिवक्ता को पाबंद किया है कि वो प्रभावी पैरवी कर इस स्थगन आदेश को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी निरस्त करवाए और स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद पूरे प्रकरण की दोबारा से विस्तृत जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके अनुसार विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आप बिना कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, आपने जवाब में दिया है, तो क्या बिना प्रस्ताव लिए नगरपालिका अपना इस रुपयों का खर्च कर सकती है? अगर उस नगरपालिका में 25 लाख से ज्यादा का कोई काम हुआ है या नहीं? माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में 25 लाख से ऊपर के भी कुछ काम हुए हैं, जिनकी सूची मैं माननीय विधायक महोदय को अभी उपलब्ध करवा दूंगा। और जैसा मैंने निवेदन किया कि कर्मचारियों के खिलाफ हमने 17 सीसी के नोटिस जारी कर दिए, उनके स्पष्टीकरण का विधिक परीक्षण करने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। और लोक सेवक जो अध्यक्ष है उसका न्यायालय में जो स्थगन आदेश है, उस स्थगन आदेश को हम यथासंभव जितना जल्दी होगा हमारे अधिवक्ता से प्रभावी पैरवी करवाकर निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त होगा उसके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अगला प्रश्न शत्रुघ्न गौतम। मेरे तो प्रश्न संख्या 206/2005, प्रश्न संख्या 206